अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद है और होम्योपैथी की वीडियोस का एक सिलसिला जारी है और मैं नार्सिस बिहेवियर के बारे में जो है वो बात कर रहा था। आज उस वीडियो का जो है वह दूसरा पार्ट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे वो चीज़ जो है एक नार्सिस बिहेवियर या नरगिसी खुद पसंदी का जो रवैया है वो कैसे मुतासर करता है हमें और हमारे ख़ानदान को, हमारे बच्चों को और शादीशुदा जोड़े को। अब देखते हैं कि ऐसी क्या रवैये होते हैं कि जिनकी वजह से इंसान जो है वो डिस्टर्ब होता है। सबसे पहले शादी के पहले दिन से या जब बात होती है उसी दिन से वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं और आप लोग देखते हैं कि एक फ़र्द का या एक फरीक का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हमें नज़र आएगा। इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ फ़ैसला नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता, कपड़े नहीं ख़रीद सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता और ज़ेवर के मामले में इस किस्म के मसाइल, कपड़ों के मामले में मसाइल, हर चीज़ के अंदर सास जो है वो टांग अड़ा रही हैं। ख़ास तौर पर औरतों के अंदर ये देखा गया कि औरतें खुद भी होती हैं और साथ मर्द भी उन चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। या तो सास या ससुर दोनों इन चीज़ों में मुब्तला होते हैं या एक होते हैं। ख़ास तौर पर देखा गया कि ख़वातीन के अंदर के सास हर चीज़ पर बात कर रही हैं, हर चीज़ के अंदर टांग अड़ाई भी है, बार बार टोक रही हैं और उनकी बच्चा जो है वो उनकी बात और या मर्ज़ी के बगैर ज़रा सा भी जो है वो अपना फ़ैसला नहीं कर सक रहा। अब उनका अगर मंगनी हो गई है, पहले मंगनी में वो चीज़ें रुकावटें पैदा करेंगे। अगर किसी तरह मंगनी हो जाए फिर वो निकाह तक आते हैं। निकाह के बावजूद जो हमारा इस्लामी तरीका है, कोशिश यही की जाती है कि हमारा बच्चा या बच्ची जो है वो निकाह के बगैर ही बाहर ले जाया जाए। फिर बड़े बैठते हैं, कोई मुशावरत होती है कि जी नहीं ऐसा करना जो है वो इन दोनों के ऊपर और मुश्किलात का इनके ऊपर लेकर आएगा। बेहतर यही है कि जब आपने शादी का सोच लिया है और दोनों रजामंद हैं तो उनका निकाह करवा दिया जाए। अब निकाह करवा दिया उसके बाद फिर उन दोनों को बात करने नहीं दे रहे। उन दोनों को इस्लामी तौर पर वो इकट्ठे मिल सकते हैं लेकिन उन दोनों को इकट्ठे नहीं रहने दिया जा रहा, अकेले नहीं रहने दिया जा रहा और हर चीज़ के अंदर उनको टांग अड़ाई जा रही है। अगर वो उनका लड़का है तो उसको बार बार काम के लिए भेज दिया ताकि वो अपनी बीवी के पास ना बैठ जाए या ये तसव्वुर न कर ले कि कहीं ये उनसे कुछ ऐसे मुतालबे ना कर लिए जाएं कि कल को वो हमें माली तौर पर मुश्किलात पेश आएँ या वो इतना अपनी बीवी के साथ ना लग जाए कि वो उन चीज़ों से हट जाए। और जहाँ पर वो चीज़ें वही वो करना चाहेगी कि उसका बेटा या बेटी उस तरह रहे जिस तरह वो सास या ससुर अपने घर में रहती थी, डोमिनेटिंग करके। अगर तो उनका बेटा है वो यही चाहेंगे कि ये हमारा बेटा जो है वो अपनी बहू को या हमारी जो अपनी बीवी को और हमारी बहू जो भी है लड़की उसको दबाव का शिकार रखे। और अगर वो उनकी बेटी है वो यही चाहेंगी कि क्योंकि मैंने घर के अंदर हुक्मरानी की है इतने साल और मेरी ही बात चलती थी तो मेरी ही बात मानी जाए। खुद उनका जिस्म का बुनियादी तौर पर बूढ़े हो चुके हुए हैं, बुरा हाल है, इम्यून सिस्टम ख़राब है, लेकिन वो तब भी उनकी कोशिश पूरी यही होती है कि उन लोगों को जो है वो किसी तरह नीचा दिखाया जाए। ये चीज़ देखी जाती है और तब अगर उन चीज़ों को ना किया जाए और ना बताया जाए तब वो चीज़ें मज़ीद जो है वो वर्स हो जाती हैं। फिर लड़के और लड़की के अंदर इतनी दूरी रखी जाती है, वो एक मुल्क में है वो दूसरे मुल्क में है, जिसकी वजह से उनका मिलना मुश्किल हो रहा है, उनसे बात करना मुश्किल हो रहा है। फिर उनको ये कहा जाता है कि भी आप उन चीज़ों के अंदर लिमिट रखो, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, अगर बात कर लेंगे तो अच्छा नहीं लगता। लड़की को कहा जाएगा कि देखो तुम्हारी और भी बहनें हैं, तुम अगर उनके सामने बैठकर ऐसे बात करोगे, उनको पता चले कि हमारी बहन बात कर रही है तो उनको कितना बुरा लगेगा। या इस घर के अंदर और भी मर्द हैं और भी औरतें हैं, तुम ऐसे जब अपने खावन से बात करती हो तो अच्छा नहीं लगता, उनको बुरा लगता है। तो बिल्कुल ये गैर माकूल सी जो है वो जिस चीज़ों की कोई बुनियाद भी नहीं होती, उन बातों को जो है वो फोर्सली मनवाया जाता है, फोर्सली किया जाता है। अब वो घर में बहू आ भी गई तब भी बेटे की जान नहीं छोड़नी, बहू की भी नहीं छोड़नी। उससे ऐसे ऐसे फजूल और बेमकसद किस्म के सवालात किए जाते हैं कि अगर तो पहली अव्वल तो वो उन चीज़ों को अलहदा ही नहीं होने देना चाहते।
अगर वो दोनों अलहदा घर ले भी लें तब उनकी जान नहीं छोड़ेंगे। कोशिश यही करेंगे कि उसी घर के अंदर जो है वो उसी जगह पर घर लिया जाए, या हर वक्त अपनी बेटी या बेटे से बात की जाए, और उन पर जो है वो एक हर वक्त हम मुसल्लत रहें, वो कोई अपनी मर्ज़ी से काम ना कर सकें। फिर बहू से ये पूछा न जाना कि तुम के हवाले से अपने बेटे से पूछना कि क्या वो काम करती है, क्या वो तुम्हें खाना बना के देती है, क्या वो तुम्हारे कपड़े इस्त्री करती है, या वो बुनियादी चीज़ें, बुनियादी ज़रूरियात जो दोनों मियाँ बीवी की हैं वो भी पूछी जाती हैं कि क्या आप लोग इकट्ठे सोते हो, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तुम बच्चे पैदा करने का वक्त होता है और अक्सर ही होता है कि माँ बाप की वजह से या किसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। उनको वक्त पर बच्चे पैदा करने से रोका जाता है। उन्हें कहा जाता है कि ये क्या मकसद हुआ, तुम्हारा मकसद ये तो नहीं है कि बच्चे ही पैदा करो। हालांकि उस तस्वीर की जब उलट देखा जाए, खुद उनके शायद 14 या 15 बच्चे हों, और पुराने वक्तों में बहुत ज़्यादा लोगों के जो थे वो बच्चे होते थे। लेकिन अपनी नस्ल को उस तरफ नहीं लाने देना कि कहीं वो लोग हमसे ज़्यादा खुद मुख्तार ना हो जाएं, इंडिपेंडेंट ना हो जाएं। और ऐसे लोग हमेशा अपने लोगों की तारीफ़ करेंगे, अपने लोगों का ख्याल रखेंगे, अपना पेट का उनको ज़्यादा ख्याल होगा। खुद अगर आपको उनकी दावत पर बुलाएं, आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर किसी ने खाना नहीं खाया या खाया है, खुद वो लोग पहले खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। या फ़र्ज़ी तौर पर आपको अगर कह भी देती हैं तो आपको उनके तरीक़ाकार से पता चल जाएगा कि अव्वलीन तरजीह उनका अपना पेट भरना है। ऐसे लोगों का यूरोप में आकर करोड़पति भी बन जाए तब भी उनकी जो है वो भूख और उनकी आंखें नहीं थकेंगी। कहते हैं ना कि खाना इंसान तो हाथों से मुंह से खाता है, पेट भर जाता है, लेकिन आंखें नहीं उन लोगों की भरती। और तकलीफ की बात यह है कि ना तो वो नए आने वाले फ़र्द को एक्सेप्ट करते हैं, ना ही उसको खुद मुख्तार होने देते हैं, ना ही अपने बेटे को खुद मुख्तार होने देंगे। अगर कल को उनके बच्चे भी हो जाते हैं तब भी वो उनके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर भी कहेंगे कि उनको हमारी मर्जी के कपड़े पहनाए जाएं। जिस तरह सास कहती है कि जी जो मैं चीज़ लेके आई थी वो पहनाई जाए, या लड़की की जो माँ ने पाकिस्तान से भेजा है वो चीज़ें जो है वो ना पहनाई जाए। यहाँ पर लड़ाई होती है। फिर अगर उनसे पूछे जाए कि भी आपकी वालदा साहिबा ने ऐसी बात की, वो तो बहुत बेचारी ना बीमार हैं, उनको ना ब्लड प्रेशर, उनकी बात का बुरा ना माना करे। इतनी सख्त और तलख बात कर देना कि जिससे घर टूट जाते हैं वो कर देना। और जब पूछा जाए मैंने तो सिर्फ कहा है, और फिर ससुर साहब भी खामोशी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बोलेंगे तो उनको घर में खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे लोगों का प्रायोरिटी सिर्फ उनका अपना आप ही है। उन्होंने अपना आप देखना, उन्होंने ये नहीं देखना कि हमारे घर के अंदर और चीज़ें किस तरह हैं। फिर अगले वाले को फोर्स किया जाना और बात बात पे ये एहसास दिलाया जाना कि भाई हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ा लिखा है, आप बेशक आपने उससे ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन आप हो एज अ रिफ्यूजी स्टेटस ही, आपको एज अ स्पॉन्सर ही बुलाया हुआ है, और हमारी बच्ची ने तो आप पर बहुत एहसान किया आपको बाहर बुला के। तो उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं और खुद मुख्तार होने से रोकते हैं। और ऐसी तबीयत के जो वालिदैन हैं वो अपने मुसलसल एहसास दिलाते हैं कि आप उनके मरहूने मिल्लत हैं, और जिस वजह से आपका जो है वो एतमाद दिन ब दिन जो है वो कम होता जाता है। और फिर इस तरह वो जो ख़वातीन हैं, उन्होंने जो सास साहिबा हैं, उन्होंने भी अपने शोहर को इस तरह कंट्रोल करके रखा है कि ना तो उन्होंने अपने भाइयों से मिलने दिया, ना बहन से मिलने दिया, और ना पाकिस्तान वो जा सके। और उनकी कोशिश यही होती है कि हमारी जो जितनी बहनें हैं जिनको उन्हीं को बुलाया जाए। ख़ानदान को बाहर बुलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों की तरजीह यही होगी कि सिर्फ उनके ख़ानदान वालों को जो पाकिस्तान है उन्हीं को बुलाया जाए। खामन कमाए, हमारी बहनों पर खर्च करे, हमारे ख़ानदान वालों पर खर्च करे, लेकिन अपनी तरफ वो जो है वो खर्च ना करे। और बाज़ केसेस में माली तौर पर इंसार करवा कर उनकी आज़ादी को जो है वो
उनसे छीन ली जाती है। अगर तो वो मालदार हैं तो वो माल का बीच में लेकर आकर अपनी चीज़ों को इस तरह से जाहिर करेंगे और आपके बच्चे को आपसे जो है वो छीन लेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं, बच्चों बड़ों ज़िंदगी के हर चीज़ के अंदर उन्होंने मुदाखलत करनी है। कभी उनको बच्चों को अपनी सोच पर नहीं चलने देंगे, हर सोच के अंदर उन्होंने हावी होंगे। सोच बच्चों की अपने वालिदैन के मुताबिक ही चलेगी। बच्चे घर के अंदर छोटी सी चीज़ भी लाना गवारा नहीं करेंगे अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर। ये मैं कुछ मिसालें बता रहा हूँ और ये आंखों देखी भी हैं, अक्सर देखने को भी मिलता है कि वो, और बच्चों को इस तरह मेंटली तौर पर ट्रेन कर दिया जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं कि जब वो चीज़ लेने लगें। जैसे कि मेरे पीछे ये घड़ी पड़ी हुई है, वो सोचेंगे कि भाई ये घड़ी हम ख़रीदें ना ख़रीदें। खामन कहता है कि भी ख़रीद लो, लेकिन अगर लड़की के माँ बाप जो है वो नासिज़ हैं और वो कहेंगे कि घड़ी क्या करनी है, ये घड़ी तो हमारे घर भी है, हमारे घर से ले जाओ, क्योंकि हमारे घर तो दो हैं। जैसे मेरे पास ये दो घड़ियाँ पड़ी हैं, एक ये और ये। तो कहेंगे कि ये बेटा आप ये घड़ी ले जाओ, ठीक है, और आपको पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। और यानी कि एहसान जताकर मजबूर करते हैं अगले वाले को। और अगर आप घड़ी नहीं लेके जाओगे तो ये घड़ी यहाँ पर पड़ी रहेगी, और जब भी आप जाओगे तो वो आपको एहसास दिलाएंगे कि भाई हमने तो आपको कहा था ये घड़ी ले जो, आप लेके नहीं गए, चलो आपकी जो मर्ज़ी। फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप हमारे बच्चे हैं, और कल को बैद नहीं कि जब आप घर में जाओ और ना कर दो, अब घर जाकर अपना थैला खोलो तो उसमें से घड़ी निकले, अब फ़ोन करके पूछो क्यों, तो क्यों दी, तो कहते हैं इस तो घड़ी मैंने कहा तो था कि आपको देनी है, तो घड़ी आप लोगों के लिए हमने ली थी। तो ये झूठ और मैनिपुलेशन इतनी ज़्यादा की जाती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। और कल को वो इस घड़ी के मामले में ये किया तो वो एक छोटा सा कप भी ख़रीदना होगा तो वो कहेंगे कि जब तक हमारे वालिदैन से हम पूछ न लें हम ये कप नहीं ख़रीदेंगे। वो पूछेंगे, वालिदैन उनको फिर बताएंगे कि भाई आप ये वाले कप ख़रीदा करें, ये जिसमें हम चाय पीते हैं, ये आपके अब्बू बहुत अच्छे लेकर आए थे। अब्बू ने 1-1 रुपया बचाया, पूरे 6 महीने लगाए हैं। ये वो बातें नहीं आपको बताएंगे ना कि 10 सेंट सस्ता ख़रीदने के लिए वाले साहब जो थे वो साइकिलों पे जलील होते रहे हैं पूरे शहर में, क्योंकि पेट्रोल बहुत लगता है ना बेटा, पार्किंग नहीं मिलती। यहाँ तक ये लोग हैं, जहाँ उन्होंने अपने पैसे बचाने ना वह खूब बचाएंगे। तो ये अब्बा जान आपके कप लेकर आए हैं, तो फिर अगले साल 2026 में जब दोबारा फरवरी आएगा तो 15 फरवरी के बाद जो जिस तरह अब सेल लगी है तो ये वाले कप जो है ना वो और अच्छे डिज़ाइन के मिलेंगे, तो वो हम आपको लेके देंगे। तो अगर आपको अभी चाहिए ना तो आप ये वाले कप ले जाओ, इनको बहुत एहतियात से रखना, और जब हम आएंगे ना तो हमें इन्हीं कपों में आपने चाय देनी है, और जब कोई मेहमान आएंगे तब भी आपने हमें इन्हीं कपों में चाय देनी है। तो बेटा ये वाले कप हैं, यही आपने लेकर जाने हैं और इन्हीं में ही चाय पिया करना है, लेकिन इनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। फिर जब अगले साल आएंगे कप तो वो आप रख लेना और ये वाले हमें वापस कर देना। तो फिर इतने एहतियात से रखना है। अब खुद सोचें कि ये इस किस्म से अगर कोई चीज़ दी जाए किसी को तो वो इन 6 कपों को इस्तेमाल करेंगे या रख देंगे या क्या करेंगे। तो ये बिल्कुल ही ऐसे होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो इन्हिसार करवाते हैं और आपको ज़हनी तौर पर इतना कमज़ोर और इतना आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो कर देते हैं कि आप ना तो आगे बढ़ पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। जितना जितना आप स्ट्रांग होंगे उतना उतना उन लोगों को तकलीफ होगी। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप लोग जो है वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें, आप ड्राइविंग लाइसेंस कर सकें, आपको कोई अच्छी जॉब मिल सके। अगर कोई फ़र्ज़ करें उनका दिल होता है कि बच्चा ऐसी से ऐसी जॉब करे कि मिसाल के तौर पे हमारा दामाद ऐसी जॉब करे कि बस हमारे जो शरीक हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, उनकी ज़ुबान बंद हो जाए। किसी को भी पाकिस्तान से आया है यूरोप के अंदर
या किसी भी मुल्क के अंदर, उसको जाते सार तो इतनी जॉब नहीं मिलती कि जो कि जिसके वो ख्वाब देख कर आया होता है। उसको जॉब्स मिलेंगी तो ऐसी ही मिलेंगी जिसके अंदर बुनियादी तौर पर वो अपना थोड़ा सा गुजारा जो है वो चला सकें। लेकिन उन्होंने उनको जॉब भी करने नहीं देनी, और बाद में पता चलता है कि भाई इतने की जॉब तब मिल रही थी, तब हमारे कोई रिलेटिव थे, उन्होंने बताया था और उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? कहते नहीं नहीं, उसने तो इस फील्ड का पढ़ा ही नहीं है, वो तो हमारा बच्चा जॉब नहीं करेगा इसमें, दामाद। उन्हें ना अच्छी वाली जॉब चाहिए। हालांकि खुद वो बेशक जो है वो इतवार बाजार सारी उम्र लगाते रहे हों। यहाँ पर जर्मनी में अक्सर देखा गया कि यहाँ पर उसको, मुझे अब जहन से वो नाम निकल गया, कि हर इतवार या हफ्ते को एक बाजार लगता है, वहाँ पर लोग पुरानी और नई चीज़ें, कपड़े जो हैं वो बेचते हैं। और जब खुद ही बता रहे हैं कि हम, आपके अब्बा जान जो थे उन्होंने बहुत मेहनत की, तो आपके ससुर साहब जो हैं, और उन्होंने इतवार बाजार में चीज़ें बेची सारी उम्र, और फिर जाके इन चीज़ों को पढ़ाया। और जब आप खुद ही वो चीज़ों को कहो तब नहीं करना, क्योंकि तब आप करेंगे तो उनकी ख़ानदान के अंदर नाक कट जाएगी। तो इस किस्म की जो है वो चीज़ें जो है वो की जाती हैं। और उन लोगों के नज़दीक उन लोगों के रिश्तेदार इंसान है, ना तो आपका जो दामाद है उसकी माँ कहलाने के हकदार है, ना उसका बाप कहलाने के हकदार है, ना ही वो अपनी बहनों को बहनें कह सकते हैं। लेकिन जो सास साहिबा वाली तरफ है, वो सारी डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो जो हैं मेरी बहनें इंसान हैं। बेशक वो मुझे इंसान समझती हैं, ये नहीं समझती, लेकिन वही लोग इंसान हैं और वही लोग जो हैं वो अच्छे हैं। तो ये कुछ मेन जो पॉइंट्स थे। और ये अगर आप इसका जायज़ा लिया जाए तो ये मामला जो है वो पाकिस्तानी मर्दों को ज़्यादातर पेश आता है, क्योंकि हमारे मर्द को कवाम बनाया है। जब वो यहाँ पे आता है, एक औरत इंडिपेंडेंट है या वो पढ़ी लिखी है या वो जॉब करती है, वो कभी भी नहीं पसंद करेगी, या अगर पसंद करती भी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके वालदन की वो पर्सनैलिटी नहीं होगी। उसके वालदन अच्छे होंगे, लेकिन अगर उसके वालदन में ये चीज़ होगी तो वो लड़की कभी भी नहीं ये चाहेगी कि आप उससे ज़्यादा अच्छा कमा सकें। क्योंकि अगर वो शादी के पहले 5 साल में या 10 साल में मसाइल अगर खड़े हो जाते हैं, उनको सॉल्व नहीं करते, तो कल वो 20 या 25 साल के बाद भी वो जाकर मसले जो हैं वो खड़े हो सकते हैं, और उनकी में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो फिर उन लोगों को, अगर वो लड़का जो है उनको इस तरह से नहीं किया जाता, यानी कि नहीं किया जाता, तो फिर दूसरे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। यूरोप के अंदर ख़वातीन की बात सुनी जाती है, फिर आपको कोई भी जो है वो उन चीज़ों से नहीं बचा सकता। फिर आप पर कानूनी केस किए जाएंगे, आपको आपकी औकात याद दिलाई जाएगी ना, जो कि असल में उन लोगों की होती है कि भी असल में हो कौन थे। आप तो पाकिस्तान के एक छोटे से घर से उठ के आए, और यहाँ आकर आपने वैसा बर्ताव नहीं दिखाया, हमारी बेटी के मुताबिक आप नहीं चले, या हमारी बेटे के मुताबिक आप नहीं चली जब आप पाकिस्तान से यहाँ आई हैं। तो अब आपको हम तलाक इसलिए भी दे रहे हैं कि एक तो आपको सबक सिखाया जाए, और तलाक इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि हम आपके अपने ख़ानदान वालों से बदले ले सकें, जो कि पुरानी अनाएँ और पुराने झूठी चीज़ें जो हैं वो चली आ रही हैं। बेटा, आपकी शादी तो हम लोगों ने इसलिए ही की थी ताकि हम आप पर डोमिनेंसी कर सकें और हम आप पर अपना वो दबाव डाल सकें, और आपको ये आपके रिश्तेदारों को एहसास दिला सकें। तो अब वो बेटा बहुत अच्छा वक्त आया कि अब आप इस घर से जाओ, निकलो, आपको हम इस घर से धक्के मार के बाहर निकालते हैं, सड़कों पे रहो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहो, किसी दोस्त के घर रहो, या मरो खपो, लेकिन इस घर में आप नहीं रह सकते, क्योंकि बेटा ये हमारा घर है ना। ठीक है, हम लोगों ने जर्मनी में या दूसरी जगहों पे ससुराल लेकर तो अभी तक हम पल रहे थे, और आप कौन होते हो लेने वाले? यानी कि जो लोग वो खुद काम करेंगे वो लोग आपको भी नहीं करने देंगे। वो कहेंगे कि हम करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप करें तो गलत है।
इस किस्म की सिचुएशन बनाकर अगले वाले को मजबूर कर दिया जाता है कि या तो वो इंसान अपनी खुदकुशी कर ले, या इस दुनिया से फ़ानी से कूच कर जाए, या पाकिस्तान मर खप चला जाए, वहाँ जाके कोई दुकान खोल ले, मजदूरी कर ले। क्योंकि उन लोगों ने बताना है लोगों को कि हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उसने कर क्या दिया है। और हकीकत में अगर बात देखी जाए तो यही घड़ी वाली बात होगी कि वो होता कौन था कि उसने हमारी घड़ी जो थी वो ठुकरा दी। इतनी छोटी सी बात पर माएँ अभी भी मजबूर कर देती हैं अपनी बेटी को तलाक लेने के लिए कि देखो कल को ये घड़ी है तो कल को कोई और चीज़ भी हो सकती थी। और बच्चे जो हैं वो मजबूर होते हैं अपने वालिदैन के बिहेवियर की वजह से कि वो ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को मान लेंगे, क्योंकि ये मेरा वालिद है या मेरी वालदा है, मेरा भाई है, तो हम लोगों ने इसी का साथ देना है। हकीकत में उनको वो चीज़ें सामने नज़र आ रही होती हैं। तीसरा शख्स जब कोई देख के कहे तो कहे कि ये न्यूट्रल फैसला नहीं है, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि आपने अपनी अना को जो है वो तस्कीन देने के लिए महज ये रिश्ते तोड़े हैं। तो इस किस्म का उनको किया जाता है। और फिर अफसोस के साथ ये कि आजकल तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और बजाय इसके कि उसको मेडिकली ट्रीट करें, ऐसे मर्दों को अमूमन ये बावर करवाया जाता है कि भाई आप पागल हैं, आप मेंटली अनस्टेबल हैं, आपको नार्सिस है, आपको बाइपोलर है। और मज़ीद इसके बाद मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी और भी बीमारी है। आपको शिज़ोफ्रेनिया है, आपकी बहन को भी शिज़ोफ्रेनिया है, आपकी वालदा जो थी उन्होंने घर ख़राब कर दिया कॉल कर करके आपको। लेकिन ख़ुद अपनी जो इनपुट जो उन्होंने दी है वो कहेंगे हम तो सिर्फ बेटा इसलिए चाहते थे कि हमें पता था कि आप लोग लड़ रहे थे, हमें तो वो चीज़ें पहले ही नज़र आ गई थी पहले दिन से ही, लेकिन हम ना बस खामोश थे। उसके बावजूद भी वो आपके घर आना नहीं बंद करते, आपको अपने घर बुला रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं आपको, और आपको फैसला नहीं करने दे रहे कि आप एक हद से ज़्यादा बढ़कर आगे सोचकर अपनी ज़िंदगी को चला सकें। यहाँ आकर फिर वही होता है कि फिर फ़ोन आते हैं मुझे, कोई लड़का है कोई लड़की है, वो रो रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं सुनाने को तो सुना लूँ लेकिन वो पेशेंट की सारी जो प्राइवेसी है वो ख़राब हो जाती है ना, कि डॉक्टर साहब मैं आपसे बहुत तकलीफ़ के साथ बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपनी उन चीज़ों को नहीं बता सकता आपको या नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरा घर टूट गया डॉक्टर साहब, मुझे बेघर कर दिया गया, मैं 2 साल से आ गया यहाँ पे, मुझे डाइवोर्स को मेरी उम्र 60 साल हो गई है, इस उम्र में आके मेरी बीवी ने छोड़ दिया, या मेरी 30 साल उम्र हो गई है, इस उम्र आकर मेरे खामन ने मुझे छोड़ दिया। वो लोग बहुत अलग थे, उन लोगों ने घर छोड़ दिया, मैं ना काम कर सकती हूँ, ना मैं नींद आ सकती है, ना मुझे खाना खाया जाता है, जो मैं खाना खाती हूँ वो उल्टी आती है, बाहर निकल जाता है। और मैंने अपनी बीवी को बहुत समझाया लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, और अब से लेके अब तक मुझे एक मुस्तकिल एक गिल्ट है। और इस किस्म के जो फ़ोन आते हैं जब ये या वॉइस मैसेज आते हैं तो वो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। और यहाँ आकर हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें अपने लोगों से मिलती है। फिर उनको ये होता है कि वो जी आप ही नहीं चली, हमेशा औरत को ही जलील किया जाता है, हमेशा उसी को ही जलील करते हैं मज़ीद जो ऑलरेडी हो चुका हो। फिर उसको इस किस्म के मेंटली टॉर्चर दिए जाते हैं और उसको बताया जाता है कि भाई ये गलती आपकी थी, आपको ना फलां ये काम कर लेना चाहिए था। भाई कर तो लेते या कर तो लेती, लेकिन अगर आप लोगों की तरह कोई बेशरम हो जो मशवरे दे रहे होते हैं कि भी इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, तो हर कोई तो वैसा नहीं होता, हर किसी को अपना घर बचाना होता है, और जो किसी शख्स पर गुजर रही होती है वो उसी को मालूम होता है कि वो उन चीज़ों से कैसे निकल सकता है। तो अब कोई दवाइयों के बारे में बात करते हैं कि इसकी कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं। देखें, हर शख्स की हिस्ट्री जो है वो बहुत अहम होती है, उसकी हिस्ट्री लिए बगैर आप उस पर दवाई नहीं दे सकते।
कि उसको कोई पास्ट में ऐसा डिप्रेशन तो नहीं होगा, क्या उसका डिप्रेशन अभी का है या डिप्रेशन उसका पुराना है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ इन सब चीज़ों पर रोशनी डालूंगा कि कौन कौन सी दवा होम्योपैथिक में और बाफ्लावर में काम आ सकती है और किस किस सिम्टम्स के ऊपर जो है वो काम आ सकती है। ये वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जो है वो ज़रूर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।